हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 15B। क्वेश्चन नंबर 17 तक के सॉल्यूशंस हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डी एक्स। ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है और आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको इंटीग्रेट करना है और आप इस फंक्शन को लिख लो। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस में ये टेक्निक यूज की थी, वही हम यूज करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लें तो इस फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं टी अपॉन में टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, जिसको कि बड़े आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा a अपॉन में टी प्लस 1 प्लस b अपॉन में टी प्लस 4। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो आरएचएस में, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू a टाइम्स टी प्लस 4 प्लस b टाइम्स टी प्लस 1 और डिनोमिनेटर्स तो दोनों साइड में कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, अब यहाँ पर आप t बराबर -4 अगर पुट करो तो -4 इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0 हो गया, b इंटू -4 प्लस 1 यानी b इंटू -3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3। इसी तरीके से अगर आप t बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो गया -1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 4 यानी कि 3a। तो a की वैल्यू आ गई -1/3। और अब काम बहुत आसान है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना था पर हमने इसको देखा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अगर हम t की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो गया, तो हम अब किसको इंटीग्रेट करेंगे, अब हमें इसके बजाय इसको इंटीग्रेट करना है। a की वैल्यू कितनी है, -1/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में, देखो यार t प्लस 1 था ना, a अपॉन में t प्लस 1 था और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, यहाँ क्या था, यहाँ था t प्लस 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है, बहुत आसान है। ये हो गया -1/3, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटू, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो आंसर क्या आ गया आपका, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 -1/3 tan इनवर्स x प्लस c। हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ क्या करो, आप डिनोमिनेटर को थोड़ा फैक्टराइज कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में, ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे a अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस, देखो नीचे क्वाड्रेटिक है तो हम ऊपर लिखेंगे bx प्लस c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लिया दोनों साइड में तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, अगर हम x बराबर -1 रख दें, अगर हम x बराबर -1 रख दें तो ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यानी 2। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2, तो a की वैल्यू तो आ गई। अब b और c की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम इधर देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, साथ ही साथ एक टर्म आएगा bx स्क्वायर, तो x स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट है b, दोनों को ऐड कर दिया तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया टोटल a प्लस b। इधर कोई x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इधर कोई x स्क्वायर का टर्म नहीं, इसलिए x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ गया, जब हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a प्लस b बराबर 0। ठीक है, a प्लस b बराबर 0 आ गया, a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करें तो देखो यहाँ a इंटू 1, एक ये कांस्टेंट है a और यहाँ एक कांस्टेंट है c, देखो c इंटू 1 आएगा ना, तो कांस्टेंट्स को हमने कंपेयर किया तो आ गया a प्लस c
इज इक्वल टू यहाँ कितना है कांस्टेंट टर्म 1, a प्लस सी बराबर 1 आ गया और a की वैल्यू कितनी 1/2 है तो c की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हम आराम से इसमें वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट a अपॉन 1 प्लस एक्स, a की वैल्यू 1/2 इंटू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से b की और c की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ, हो जाएगा -1/2 x प्लस 1/2। ठीक है ना, bx प्लस c -1/2 x प्लस 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया तुरंत, ये हो गया 1/2 log mod 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या होगा, इसको देखो हम अलग अलग लिख रहे हैं अगर, तो ये हो गया -1/2 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, बहुत आसान है। देखो ये हो गया 1/2 log mod 1 प्लस एक्स, और यहाँ देखो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपको 2x मिलता है। यहाँ x से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हो गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे आराम से, हो गया 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया 1/2 log mod 1 प्लस एक्स, ये हो गया -1/4। और देखो यहाँ पर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसके इंटीग्रल से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, सो 2x dx हो जाएगा dt, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन t, तो आ जाएगा log t, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ गया 1/2 tan इनवर्स x। और अब सारा इंटीग्रेशन जो था हमें करना था, तीनों को हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 log mod 1 प्लस x माइनस 1/4 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। ये हो गया t अपॉन में t माइनस 1 और ये t प्लस 2, और आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन में t माइनस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। ठीक है ना, ये हो गया t इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 2 प्लस b टाइम्स t माइनस 1। t बराबर 1 रख दें, अगर t बराबर 1 रखेंगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 2 यानी 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। आ रहा है ना समझ में कैसे वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर हम t बराबर -2 रख देंगे, तो -2 इज इक्वल टू b टाइम्स -2 माइनस 1 यानी कि b इंटू -3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है ना, a और b की वैल्यू पता चल गई। अब हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो ये a की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ a की जगह 1/3। अब यहाँ हो जाएगा, देखो t माइनस 1 था, t माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से b की जगह क्या है 2/3 प्लस 2/3 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ t प्लस 2 था तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, अब यहाँ देख लो ये हो गया 1/3 इंटू 1/2 log mod x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2/3। यहाँ पर 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख दें, तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c, उसको कैसे भूल सकते हैं। ये हो गया 1/6 log mod x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। यहाँ पर √2 से 2 को डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो गया √2 अपॉन में 3 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आराम से। दो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन में x क्यूब माइनस 1 dx। अच्छा, लास्ट वाले आंसर में 1/6 log mod x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 मेरा आ रहा था, और बुक में उसको क्या किया उसने log m माइनस log n कर दिया है ना। ठीक है, log m अपॉन n को log m माइनस log n किया है, तो वो करोगे तो बुक के आंसर से मैच कर जाएगा। बाकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, जैसा हमने लिखा वैसा भी लिखोगे तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन में x क्यूब माइनस 1
और एक्स क्यूब माइनस 1 में आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ब्रेक कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। डिग्री देख लो, आप डिग्री देख लो, न्यूमरेटर की है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको ब्रेक कर लेते हैं। वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप जानते हो कि यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन में x माइनस 1, साथ ही साथ हो जाएगा b x प्लस c। क्यों? क्योंकि नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आपको ऊपर bx प्लस c लिखना होता है। आप जान गए इतने क्वेश्चंस लगा करके। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पर x बराबर 1 रखा अगर हमने, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। ये हो गया 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली बड़े आराम से। अब हम क्या करेंगे? अब हम b की और c की वैल्यू निकालने के लिए हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक बार फिर देख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a प्लस b, और एलएचएस में एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उधर हो गया 0। तो यहाँ से a अगर था 2/3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आ गई। ठीक है, अब हम c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? कांस्टेंट टर्म्स को अगर दोनों साइड में इक्वेट कर दें, तो इधर तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो उसको हम 0 रखेंगे। इधर कांस्टेंट टर्म देखें तो यहाँ आएगा a और एक आएगा -c, तो a माइनस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू में पता है 2/3, तो 2/3, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो c बराबर a हो जाएगा, यानी c की वैल्यू भी आ गई 2/3। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ रख के इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत आसान हो गया। अब आपको इंटीग्रेट करना है। a की वैल्यू कितनी है? 2/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x माइनस 1, और फिर यहाँ पर b और c की वैल्यू भी रख देते, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ -2/3x प्लस 2/3 अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो ये तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। ये हो गया 2/3 log mod x माइनस 1। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ देखो, आप इनको अलग अलग कर लो पहले। ये हो जाएगा -2/3 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा +2/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ हो गया 2/3 log mod x माइनस 1 माइनस 2/3। अब अगर हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1। अगर ऊपर भी 2x प्लस 1 हो तो ये सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करें? यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इस इंटीग्रल को ले रहे हैं अलग से, -2/3 को बाहर कर लिया, ये अंदर ले लिया, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ आ गया 2x आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। साथ में हम 1 ऐड कर लें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया +2/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे से समझना। 2/3 log mod x माइनस 1 हो गया ये। साथ में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये -2/3 को अभी यही रहने दो। अंदर क्या हो गया? अंदर हम दो टर्म्स अगर अलग अलग कर लें, दो इंटीग्रल्स, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में, एक और ब्रैकेट 1/2 है ना, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ ही साथ माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पर है 2/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, देखो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। ठीक है ना, और ये जो काम करना पड़ रहा है हमें, वो 15C में हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको याद होगा, क्लास 10th में आपने कभी पढ़ा होगा
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन को, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। उसमें हम करते क्या है कि देखो, हम देखते हैं कि लीनियर टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ लीनियर टर्म है x, उसका कोएफिशिएंट है 1, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, लिख करके नहीं, मन में ही 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या हो गया 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अगर ये समझ में अच्छे से नहीं आ रहा यहाँ पर, तो अगली एक्सरसाइज 15C में हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, तब बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ 1/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया 2/3 log mod x minus 1, ये हो गया। थोड़ा और नीचे से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे से लिखते हैं, नहीं तो ये हो गया 2/3 log mod x minus 1। यहाँ देखो, अब इस -2/3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो इससे ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, -1/3 इंटीग्रल ऑफ 2x + 1 अपॉन में x² + x + 1 dx, ठीक। यहाँ dx नहीं लिखा, ये dx। साथ ही साथ देखो, ये -1/3 और ये भी -1, तो ये हो गया +1/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x² + x + 1, ठीक है ना। जिसको कि हम कर सकते हैं क्या, इसको भी हम कर सकते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर हम इसमें भी ऐड करें और 1/2 का स्क्वायर इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। साथ में भी एक टर्म बचा हुआ है, ये बचा हुआ 2/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये a² है, ये b² और ये 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, ये 1 - 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वो 3/4 का स्क्वायर, सॉरी 3/4 हो गया, उसको हमने √3/2 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, हम इधर का पार्ट इरेज करते हैं और उसके बाद हम उसके बाद यहाँ लिखते हैं। यहाँ आपने देख लिया ना, आप अच्छे से समझ लो इधर, ठीक है। और ये साफ साफ अच्छा लग रहा है। हम क्या करें, यहाँ पर ये हो गया 2/3 log mod x minus 1, साथ में है यहाँ -1/3। देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये मिल रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, तो ये log mod x² + x + 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लेना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको t मान लेना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, बचा 1/3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में, ये भी हो जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पर x² है, 1/2 का स्क्वायर है और x है, ये तीनों मिलकर के हो जाएंगे x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 1/2 का होल स्क्वायर। साथ में क्या बचेगा, देखो ये 1 है और ये -1/4 है, तो 3/4, और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ हमारे पास एक टर्म और है 2/3 इंटीग्रल ऑफ, वो यही है क्या, हाँ वो तो यही है, वो यही है ना। तो इंटीग्रेट बाद में करते हैं, पहले एक काम करते हैं, ये 1/3 टाइम्स जो इंटीग्रल है वही इंटीग्रल 2/3 टाइम्स है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 2/3 log mod x minus 1 -1/3 log mod x² + x + 1। और अब बताओ 1/3 और 2/3 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये dx अपॉन में x² + a² वाले फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन करना आपको बड़े आराम से आता है, आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ हो गया 2/3 log mod x minus 1 -1/3 log mod x² + x + 1 प्लस यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1/a, a की जगह क्या है √3/2, तो ये आ जाएगा 1/a क्या, तो 2/√3 tan इनवर्स ऑफ x + 1/2 है, तो हम इसको 2x + 1/2 लिख सकते हैं, 2x + 1/2 अपॉन में x अपॉन a होता है ना, तो √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 2/3 log mod x minus 1 -1/3 log mod x² + x + 1 प्लस 2/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3 प्लस c, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अब हम हंसते मुस्कुराते हुए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आप भी मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो
तो काम आसान हो जाता है मुस्कुराने से। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx। अब आप डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लें, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको अब आप पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर तोड़ेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देते हैं। ये हो गया a अपॉन में x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और फिर एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए हैं। अब तो समझ गए होंगे ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। अब अगर x बराबर 0 रख दें इसमें, अगर इसमें हम x बराबर 0 रख दें तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1 यानी a की वैल्यू आ गई 1। और b और c की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट a है और यहाँ bx स्क्वायर वाला टर्म भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a प्लस बी। एलएचएस में कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी तरह c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, हम लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं दोनों साइड में। इधर लीनियर टर्म है ax प्लस cx, यानी कि कोएफिशिएंट हो गया a प्लस c, और इधर x वाला कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, यानी c की वैल्यू भी आ गई -1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे और इंटीग्रेट कर दे तो हो गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x हो जाए, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 तो हो गया dx अपॉन में x, और यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x, और इसमें क्या कर लें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब यहाँ देखो, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको 2x प्लस 1 मिलता है, ठीक। अगर न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 1 मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाए, तो हम वो कर लेते हैं, हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सीधी बात क्या कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या मिल गया, ये मिल गया, ये यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो गया log mod x। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया -1/2 इंटीग्रल ऑफ, देखो 2x प्लस 2 हो जाएगा, जिसको कि हम 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लेना भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने 2x प्लस 2 को 2x प्लस 1 लिख दिया, और ऐसा क्यों किया आप जानते हैं। तो यहाँ से आ गया, मिल गया आपको log mod x, ये हो गया -1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और ये -1/2 का इंटू किया -1 में तो हो गया -1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और अभी हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें यूज करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है। लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है 1, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो जोड़ा वही घटा दिया, तो किसी को कुछ भी बुरा नहीं लगा। ये हो गया log mod x। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है। अब हम नहीं बताने वाले ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब तुम लोग बहुत आराम से समझ रहे हो यहाँ क्या हुआ है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में, ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कौन कौन से टर्म्स आ गए इसमें, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। बचा क्या, बचा 1 माइनस 1/4 जो कि हो गया 3/4, जिसको कि हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। और अब इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म का आ गया। तो यहाँ से आपको मिल गया log mod x माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ हो गया -1/2 1 अपॉन a, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x प्लस 1/2 को हम लिखते हैं 2x प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, फिर यहाँ अपॉन में a करेंगे √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर log mod x माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c, ठीक है। हो सकता है कि बुक के आंसर में log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लगा दिया हो, किया नहीं किया कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में आप न्यूमरेटर में पहले क्या करो, आप न्यूमरेटर में tan थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा सर, अभी देखो क्या होता है। इससे ये होगा कि हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 1 प्लस tan क्यूब थीटा। अब अगर हम tan थीटा को t मान लें तो क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लें तो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा t टाइम्स डी टी अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब। देख लो ये हो जाएगा ना वैल्यूज रखने के बाद। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, t अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब को 1 प्लस टी क्यूब। अब देखो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा t अपॉन में 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, जिसको कि हम आसानी से पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस बी टी अपॉन बी टी प्लस सी क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू 1 प्लस टी, ठीक है ना। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए। अब t इज इक्वल टू माइनस 1 अगर हम इसमें रख दें, अगर हम इसमें t इज इक्वल टू माइनस 1 रख दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस टी प्लस 1 है, ठीक है। माइनस टी प्लस 1 है ना, उल्टा लिख दिया, यहाँ गलत लिख दिया, माइनस टी प्लस 1 है, ठीक है। देखो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर था ना, तो उसको हम टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया a माइनस 1 रखा, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस इंटू माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 1 तो ये हो गया 3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो b और c की वैल्यूज को निकालने के लिए हमें फिर से कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड में कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ हम देख लें तो a t स्क्वायर और यहाँ एक टर्म है b t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस b हो गया और LHS में तो t स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। एंड इफ a इज इक्वल टू 1/3 इट मींस दैट b इज इक्वल टू 1/3, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हमें c निकालना है तो हम कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट दोनों साइड में कंपेयर कर लें। यहाँ एक कांस्टेंट टर्म इसमें है a और यहाँ कांस्टेंट टर्म है c इंटू 1c, तो यानी a प्लस c हो गया कांस्टेंट टर्म। इधर कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो इसको 0 के बराबर रख लिया, तो c की वैल्यू भी आ गई 1/3। तो ये वैल्यूज को हमें रखना है और अब हमें इंटीग्रेट कर देना है इसको। तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया -1/3 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 1 प्लस टी, ठीक है ना। साथ ही साथ bt प्लस सी यानी 1/3t प्लस c की जगह भी 1/3, तो हम इसको 1/3 इंटीग्रल ऑफ t प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt ऐसा लिख सकते हैं क्या। और अब देखो न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें 2t माइनस 1 मिलेगा, तो हमें न्यूमरेटर में भी 2t माइनस 1 जैसा टर्म चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करने से आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए वो डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो सीधे log fx हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, हो गया -1/3 log mod 1 प्लस टी। यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ 2t माइनस 1 हो जाए, तो पहले तो हमें न्यूमरेटर में 2 चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया, यहाँ ब्रैकेट बना ले, अंदर क्या हो गया, यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ 2t प्लस 2 हो गया, ठीक है। 2t प्लस 2 हो गया, लेकिन हमें 2t माइनस 1 चाहिए था, तो हम क्या करें, 1 सब्ट्रैक्ट कर लें और 1 ऐड कर लें, ठीक है ना। देख लो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। अब ये हो गया -1/3 log mod 1 प्लस टी, ये हो गया +1/6। यहाँ क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, या देखो 2t और -1 को हम साथ ले लें तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 2t माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। और यहाँ क्या बचा, देखो ये 2 बचा और ये 1 बचा, तो 3 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं +3 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है।
अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म पहले इसमें लेना पड़ेगा ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको तो इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, सीधे ये हो जाता है log ऑफ fx, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हो तब। ठीक है, अब हमें क्या मिला, यहाँ मिला -1/3 log mod 1 प्लस टी, साथ ही साथ 1/6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो हो गया 1/6 इंटीग्रल ऑफ 2t माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt, और 1/6 इंटू 3 हो गया 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहाँ t का कोएफिशिएंट 1 है, -1 है, और हम क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर इसीलिए ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर ही हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, t का कोएफिशिएंट था -1 को 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर हमने ऐड किया और उसका स्क्वायर ही हमने सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, इस पे आगे अगली एक्सरसाइज में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तो कोई टेंशन नहीं लेना। इसको देखो, इसको हम सीधे लिख देंगे 1/6 log mod t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, क्योंकि तुम लोग बहुत तेज हो, समझते हो क्या हो रहा है। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में, देखो यहाँ क्या हो गया, इसमें हम इसको और इसको साथ में ले लें तो ये हो जाएगा t माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्या क्या बचा अपने पास, बचा 1 माइनस 1/4, तो हम उसको लिख सकते हैं 3/4 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो बस काम हो गया कंप्लीट, ये हो गया -1/3 log mod 1 प्लस टी प्लस 1/6 log टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया +1/2, देखो ये dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है, तो हम ये हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू है √3/2, tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा 2t माइनस 1/2 यानी 2t माइनस 1/√3 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख लें तो आंसर आ चुका है, आंसर आ गया -1/3 log mod 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, प्लस 1/6 log mod tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, और प्लस 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स tan थीटा माइनस 1/√3 प्लस c। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्वेश्चन नंबर 23 जैसा है, पर ये उससे आसान ही है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले tan थीटा को t मान लो, तो sec स्क्वायर थीटा टाइम्स d थीटा इज इक्वल टू dt, वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अब इंटीग्रेट करना है t dt नहीं, न्यूमरेटर में सिर्फ dt। ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt अपॉन में t क्यूब प्लस 4t। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लें, इसको 1 अपॉन में t क्यूब प्लस 4t को इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 4, तो हो जाएगा a अपॉन t प्लस bt प्लस c अपॉन में t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना। अब हम एलसीएम ले लेंगे अगर आरएचएस में, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 4 प्लस bt प्लस c इंटू टी। नाउ व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 0, अगर हम t इज इक्वल टू 0 यहाँ रख दें तो यहाँ हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 4 विच गिव्स अस a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। फिर हम क्या करें, अब बाकी b और c निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। इधर हम देखिए t स्क्वायर के साथ a है और इधर bt स्क्वायर भी एक टर्म है, तो t स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हो गए a प्लस b, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a प्लस b, इधर t स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -1/4। c की वैल्यू हम निकाल लें, तो देखो इधर ct लीनियर टर्म है ct, और इधर कोई लीनियर टर्म नहीं है, तो c का कोएफिशिएंट किसके बराबर हो गया, मतलब t का कोएफिशिएंट इधर c है और इधर 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर दें अगर, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t, और ये bt और c की वैल्यू रख दे। देखो b की वैल्यू है -1/4 और c की वैल्यू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटीग्रल ऑफ t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 4 dt। अब 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया, ये हो गया log mod t, ये क्या हो गया -1/4। अब यहाँ देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2t आएगा। ठीक है ना, अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 2t। अगर न्यूमरेटर में भी 2t हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड। ठीक है, ये हो गया 1/4 log mod t माइनस 1/4, ये क्या हो गया -1/4, यहाँ 1/4 नहीं बचा, यहाँ 1/4 नहीं बचा यार, कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ 1/2 है। ठीक है, ये हो गया 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया log mod t स्क्वायर प्लस 4, समझ रहे ना कैसे, प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 को हम पावर में भेज दें अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 log mod t माइनस log mod √t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, 1/2 पावर में गया और 1/2 पावर में मतलब रूट। अब इसके बाद क्या करें हम, log m माइनस log n यहाँ अप्लाई करते हैं अगर, तो ये हो गया log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, दिस गिव्स अस log mod t अपॉन √t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan थीटा। ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट अब हटा दें, तो क्या 1/4 log tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस c। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या आ गया 1/4 log mod tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस c। ठीक है, सो फाइनली हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है 1/sin x प्लस tan x dx। यहाँ सबसे पहला काम आप ये करिए कि tan x को आप sin x अपॉन में cos x लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया अगर cos x, तो यहाँ हो गया sin x इंटू cos x प्लस sin x। इसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया, ये हो गया cos x टाइम्स dx अपॉन में, यहाँ पर क्या करो, इन दोनों में आप sin x कॉमन ले लो, ये हो गया sin x और ये हो गया cos x प्लस 1। ठीक, अब क्या करो, आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया और इनको 1 मान लिया, एक साथ ले लिया इनको, और ये हो गया sin x अपॉन में cos x प्लस 1 dx। अब यहाँ क्या हो गया, अब इनको अलग अलग करके अगर हम लिख लें, अगर हम इनको अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस 1 अपॉन में sin x टाइम्स cos x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में sin x इंटू cos x प्लस 1। अब यहाँ cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 कैंसिल कर दिया, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये 1/sin x, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या करो, यहाँ sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया sin x dx, और यहाँ देखो sin स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर x हो जाएगा, उसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं, यहाँ आया sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया। और अब इस इंटीग्रल में देखो, इस इंटीग्रल में हम cos x को t मानने वाले हैं। यहाँ पर आंसर आ गया आपका, यहाँ पर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इस इंटीग्रल से आपको मिल गया, अभी आंसर आने में टाइम है, मेरे मुंह से आंसर आ गया निकला तो आपको लगा होगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ करना है, घबराना नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। ये हो गया log mod cosec x माइनस cot x। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं cos x को t मान लेते हैं। ठीक, अगर cos x को t मान लिया तो माइनस sin x dx is equal to dt, which means that sin x dx is equal to minus dt हो गया। ठीक, तो sin x dx is equal to minus dt, तो ये गया माइनस इंटीग्रल ऑफ dt माइनस dt अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। ठीक है ना, देख लो, ये हो गया log mod cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को हम 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी लिख सकते हैं। तो हम इसको जरा अगर 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का पावर 2 अगर ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत। और अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना,
अब यहाँ से काम आसान है, यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगा दें, ये हो गया 1/1 माइनस टी। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा a अपॉन में 1 माइनस टी प्लस b अपॉन में, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, आप लोगों से बहुत आराम से हो जाएगा अगर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है तो। ये हो गया b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा a टाइम्स 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी प्लस c इंटू 1 माइनस टी। अब क्या करें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम t बराबर 1 रख देते हैं। t बराबर 1 इस एक्सप्रेशन में रखते ही क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक, हमने क्या किया था, t को हमने रखा था 1 के बराबर। अब t को हम -1 के इक्वल रख दें, अगर हम t को -1 के इक्वल रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू c 1 माइनस -1 यानी 2। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम इधर देखें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एक t स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे a, तो एक टर्म होगा at स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पर एक टर्म होगा -bt स्क्वायर, होगा कि नहीं, देखो यहाँ पर हो जाएगा -t स्क्वायर इंटू b, तो यहाँ से t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a माइनस b, और इधर कोई t स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, यानी कि a बराबर b, यानी b का कोएफिशिएंट क्या आ गया, मतलब सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/4। a b c की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें यहाँ पर पुट कर देना और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहाँ के बाद से हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं log mod cosec x माइनस cot x। यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ प्लस, अब हम इसकी जगह ये रख देंगे, तो ये हो गया 1/4, a की जगह इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू भी 1/4, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 1 प्लस टी, और फिर c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत आसान है, log cosec x माइनस cot x। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1/4 log mod 1 माइनस टी, लेकिन यहाँ t का कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए -1 भी आएगा, ध्यान देना, नहीं तो ऐसे गलती हो सकती है, यहाँ पर आप तुरंत log mod 1 माइनस टी लिख देंगे, लेकिन यहाँ t का कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ आ गया प्लस 1/4 log mod 1 प्लस टी, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो आप, यहाँ आप देख लो इसको, dt अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू द पावर 2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस टी रेज टू द पावर -2 dt, जिसको कि इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 प्लस टी का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस टी रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। यहाँ से हो गया log mod cosec x माइनस cot x, ये हो गया -1/4 log mod 1 माइनस टी प्लस 1/4 log mod 1 प्लस टी, ये क्या हो गया, ये हो गया -1/2 1 प्लस टी प्लस सी। तो यहां से आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया log mod cosec x माइनस cot x। log की प्रॉपर्टी यूज करें, ये 1/4 कॉमन ले लें तो log m माइनस log n हो जाता है log m अपॉन n। तो यहाँ हम लिख दें, अगर यहाँ हम लिख दें प्लस 1/4 log mod, देखो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x, और यहाँ हो गया -1/2 1 प्लस cos x प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 25 भी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 15 बी। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 15 सी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।